हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप एसएससी जीडी यूपीपी और एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल से और वीडियो को पूरा देखें। आपका लगभग आधे घंटे में 500 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण मैराथन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये पहले भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो चलिए न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ल्यूमेन ल्यूमेन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है क्यूरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण संभव है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जल में तैरना यह न्यूटन की तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, कालीन मतलब कोई भी हम चादर ले लेते हैं, तो यदि कोई दरी ले लेते हैं, यदि उसको किसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होगा। गति का पहला नियम लागू होगा इसमें। समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग ऊपर रहता है। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश बोल्टी प्रकाश बोल्टी इसमें 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने पर किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। 12वां देखते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा पास्कल के नियम का। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः लगभग पास्कल के नियम का इसमें सीधा अनुप्रयोग होता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, जेट इंजन। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। फिर देखेंगे हम, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद होता है उसका आकार गोल हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। 20वां देखते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो यह प्लवन के नियम से संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन ने। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसको भी हल्के में नहीं लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसा कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जब भी गेंद को फेंकते हैं तो आप 45 डिग्री सेल्सियस पर, आपको उस समय पता नहीं होता है कितने डिग्री पर फेंक रहे हैं, लेकिन जब भी आप फेंकते हैं तो आप 45 डिग्री सेल्सियस पर फेंकते हैं। इससे गेंद बहुत दूरी तक जाती है। तो आप लोग एक प्रैक्टिकल किए हैं लेकिन आप लोग को पता आज चल रहा है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 26। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री का कोण पर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड।
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका आंसर होगा डेवी। ऑप्शन होगा डेवी इसका राइट आंसर। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म, नेक्स्ट देखते हैं, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। 34 देखते हैं। 34 में कह रहा है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल की कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों माइनस नहीं है, वो डैश है, उसको हम माइनस मत समझिएगा। अगर माइनस लगाएगा तो यहाँ डैश लगाने के बाद जैसे -40 किया है उस तरह होगा। तो अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यहाँ पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में जो मान होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, उसमें गर्मी के कारण वायु का प्रसार होने लगता है, यानी कि वायु फैलने लगता है, तो वहाँ पे ट्यूब फट जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्तर में जल का क्या तापमान होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो यह प्रक्रिया होती है चालन की। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा के नंबर 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो यह भी विकिरण की विधि होती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर के गर्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। जो सफेद रंग होता है वो जितनी अवरक्त किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। नंबर 53 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 53 नंबर देखते हैं। तो 53 नंबर से यहाँ पे बोला जा रहा है, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो गलनांक होता है वो घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर। तो इसका कारण है कि जब जितनी ऊंचाइयों पर हम जाते हैं वहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब वो घटता है, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो इसलिए चावल को माउंट एवरेस्ट पर पकाने में अधिक समय लगेगा। या यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुकर में दाल क्यों जल्दी नहीं पकता है? तो इसका भी यही कारण है माउंट एवरेस्ट पर कि वहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं।
आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो यह प्रथम नियम हो जाएगा। जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना है ऊष्मागतिकी के किस नियम से? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इसकी ऊर्जा की संकल्पना मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साफ मौसम। मतलब सीधा सीधा बोला जा रहा है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम के किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो यानी कि जब साफ मौसम होता है तब। तो नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी में जो जल, मटके में हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, मटके में पानी पीते हैं, तो मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण। उसमें वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने ऐसा किया था। ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे तात्व नहीं होगा, तारत्व। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो वह लोहे के माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी। प्रश्न नंबर 60, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारत्व। तारत्व के कारण किसी ध्वनि की जो मोटापन या पतलापन होता है वो तारत्व के कारण होता है। तो तारत्व अधिक होगा तो आवाज आवाज पतली होगी, तारत्व कम होगा तो आवाज मोटी होगी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। जो हवाई जहाज की उड़ान भरी जाती है उसके तहत सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण में यह प्रक्रिया घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह घटना होता है डॉपलर प्रभाव। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी कितनी हो जाएगी? तो 664 मीटर पर सेकंड। 79 पर चलते हैं। 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ये महत्वपूर्ण मैराथन है, तो एग्जाम से पहले इसको पूरा ही देख कर जाएंगे। तो 79 देखते हैं, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे की। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके लिए प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का पुष्टि होता है? तो ध्रुवण के घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होता है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने।
इसका ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल ने किया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण में घटित नहीं होती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों की घटना इसमें नहीं होती है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। 90 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1 सेकंड लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में 3.3 गुणे 10 पे 8 मीटर पर सेकंड, ये 10 पर 8 घात लगा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये घात है, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस अब पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण यानी कि स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। प्रश्न नंबर 109, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण है परावर्तन। गीले बालू में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, इसलिए हमें वो चमकता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जबकि गीले बालू और सूखे बालू में प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जो हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वो चमकीला बालू दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसमें परावलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अगर कार चलाते समय आप पीछे के यातायात को देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो यह इसका राइट आंसर होगा अनंत। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाएगी तो वहां पे प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये समानांतर। इसका राइट आंसर होगा समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। तो यहाँ पे डायोप्टर ऐसे लिखा जाता है, डायोप्टर। डायोप्टर किसकी इकाई है, किसकी मात्रक है? तो ये लेंस की क्षमता की। जैसे किसी की आंख पर जो लेंस लगते हैं, जो चश्मा लगता है, वो डायोप्टर का होता है, तो उसमें किसी का 0.25 डायोप्टर होता है, तो ये डायोप्टर में इस लेंस की क्षमता की कैपेसिटी को मापते हैं। तो डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं 111, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 प्रकार की रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर से आकाश को देखने में आकाश काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। फिल्म आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है।
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस आइरिस भाग पर आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। नेत्रदान में दाता की आंख के लिए आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। 121 यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। तो इसका मतलब समझेंगे कि कोई व्यक्ति जिसे दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो इसमें जो दोष होगा वह निकट दृष्टि दोष होगा। इस लाइन को फिर पढ़ेंगे कि वह वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कि अगर वह व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, जबकि वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो नेक्स्ट देखेंगे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि वस्तु नजदीक की वस्तु को 1 मीटर से कम दूरी है तो यानी कि वो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो यानी कि उसे दूर दृष्टि दोष है। यानी कि वो निकट की वस्तु नहीं देख सकता, दूर की वस्तु देख सकता है, इसलिए उसे दूर दृष्टि दोष है। घड़ी साज, यहाँ पे देखेंगे, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो यहाँ पे राइट होगा आंसर आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? प्रकाश तरंग से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच कांचों में एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और काले का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर, प्रश्न नंबर 130 देखेंगे। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितर्य प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर यानी कि कॉन्केव लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अवतल लेंस अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। श्वेत में, यहाँ देखेंगे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। यहाँ पे एक तरह से और क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि किस तिथि को सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं? तो यह 21 जून होगा। जब सूर्य की किरणें सीधी आपके ऊपर पड़ेंगी तभी आपकी परछाई यानी कि आपकी छाया छोटी बनेगी। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर, अबिंदुकता अबिंदुकता यहाँ पे देखेंगे, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा में, यहाँ पे देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। दोस्तों इस पर टिक लगा लेंगे, रेक्टिफायर बहुत पूछा जाता है। बिजली के बल्ब बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? तो 60 से 70% परावर्तित होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी पर प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 149 लिखेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नाभिक पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का सूत्र D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 156 देखते हैं। 156, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में इसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस किस लिए मिलाई जाती हैं? तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 159, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यश चंद्रशेखर ने। इस पर भी ट्रिक लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट का। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर बोला जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 170 देखेंगे। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? किस वैज्ञानिक के सम्मान में? तो यश चंद्रशेखर राव के सम्मान में दूरबीन का नाम रखा गया है। साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 174 देखते हैं। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पर चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे देखेंगे एकर्ट एवं मॉजले ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। रसायन विज्ञान चलते हैं रसायन विज्ञान पर। तो इसमें देखते हैं कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो मतलब यहाँ H2O जल की बात हो रही है। तो जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कणाद ने कहा था।
कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिलिकन ने किया था। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु में न्यूक्लियस को सिद्ध किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो तरंग प्रकृति डी ब्रॉगली ने किया था। आपने क्लास 12 में 10th में 12 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु ऐसा छोटा सा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण जरूर होता है? तो न्यूट्रिनो में प्रचक्रण होता है, इसमें कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 11। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल दिए जाते हैं? तो सीसा है, जो समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसे अंतिम रूप से बदल दिए जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहा जाता है? तो अवकरण कहा जाता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट की तरह। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक F2O है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। सभी अम्ल सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका होता है 7.35 से लेकर 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखते हैं, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो संस्पर्श प्रक्रम को उपयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकेप्टन भरकर उसको गंधयुक्त बनाया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसमें मरकेप्टन भरी जाती है ताकि जब गैस लीकेज हो तो पता चले। वैसे उसमें अगर मरकेप्टन को नहीं भरा जाएगा तो उसमें जो गैस लीकेज होगी उससे कोई गंध नहीं निकलती है, तो उससे पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो उसमें ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंध का अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोजले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। एल्यूमीनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने से फ्लोरीन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लौह। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे के इस्पात में बदलने के लिए निकिल धातु को मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम धातु उपयोग में लाई जाती है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलन। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना शुरू हो जाता है? तो फ्लोरिक क्लोराइड के लगने से कटे स्थान से रक्त बहना शुरू हो जाता है। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का नाम है हरा थोथा या हरा कशिश। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में पाया जाता है? तो जिंक ब्लेंड के रूप में पाया जाता है। राजस्थान स्थित राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कृंतकनाशी जिसे रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड के रूप में। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटाइट। प्रश्न नंबर 64 किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी के निष्कर्षण के लिए। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट के सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे में रखा जाता है। सीसा यानी कि लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशे का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। टंगस्टन इसमें यूज किया जाता है। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? तो टंगस्टन के लिए प्रयुक्त होता है।
किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? तो वह गैलियम होता है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम प्रयुक्त होती है। नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो कैडमियम या बोरान। 77 देखेंगे। कौन सी तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकिल करता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की मात्रा स्टील में कठोरता पाने के लिए बढ़ाई जाती है। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था इसमें। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बोरियम के कारण होता है। इसमें हरा रंग बोरियम के कारण होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है इसमें। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जो प्याज लहसुन में गंध आती है वो पोटेशियम के कारण आती है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 86 नंबर। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के भारत में पूरे थोरियम का भंडार पाया जाता है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। फिटकरी यानी कि एलम गंदले पानी का को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो फिटकरी है वह गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो माणिक्य और नीलम है इन्हें रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। फोटोग्राफी में कौन सी रासायनिक यौगिक प्रयोग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? वह नाइक्रोम है। वह कौन सी धातु है? तो वह नाइक्रोम मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? लोहा क्रोमियम और कार्बन स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किए जाते हैं। ऑडियो और वीडियो टॉप पर कौन सी रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप इसमें लगाया रहता है। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इसमें। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के बारे में जो अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो उसके फलस्वरूप सीसा बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप सीसा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 98। पीतल किसकी मौजूदगी में देखेंगे यहाँ पे पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा होने का गुणधर्म होता है? तो उसका सही आंसर होगा रजत ब्रोमाइड। किस तत्व के को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो वो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति घी। यहाँ पे देखेंगे वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है। खाना पकाने के तेल देखेंगे यहाँ पे खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा।
जल एक अच्छा विलायक है। यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण उच्च होता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हीरे के हीरे को जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? तो उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृद पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जैसे जब हम कोल्ड ड्रिंक या जो बियर पीते हैं, जब एक ही बार ढक्कन को खोला जाता है तो उसमें तुरंत प्रेशराइज अंदर से पूरा चीज बाहर आ जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर देखेंगे। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। फ्लैक्स फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन का तार रखा जाता है। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हुए पौधों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा NO। प्रकाश रासायनिक धूम कुंवारे बनने के समय में निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर मांस सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। यानी कि समुद्रों में जो गोताखोर होते हैं वो अंदर ले जाने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किए करते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन। ओजोन वायुमंडल में ओजोन जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरणों को। तो नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वलय जुड़कर। तो इसमें 8 परमाणु आपस में जुड़कर एक गंधक की वलय जैसी संरचना बनाती हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। कौन सा हैलोजन तत्व जेनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक का रूप में किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो आर्गन से भरा जाता है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे आर्गन से भरा जाता है। नेक्स्ट आते हैं जीव विज्ञान पर। तो चलिए इसमें देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस की। जो चिकित्सा शास्त्री के विद्यार्थी होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीन एनाबीना। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह वायरस के कारण, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यूक्लोरेला। डबल रोटी, ये ध्यान देंगे, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सैक्रामाइसिस सैक्रामाइसिस का उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ों की पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। इसमें कार्टिकोल्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाली चट्टानों पर उगने वाले खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन, इसका राइट आंसर होगा इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किसको जल जल अस्तर यानी कि उभयचर उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, जल स्थलचर। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। तो इस पर ट्रिक लगा लेंगे, जिम्नोस्पर्म बहुत पूछा जाता है। दवा दमा एवं खांसी के रोगियों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा इफेड्रा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती पौध प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसमें गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाए साइकस में फल नहीं होता लेकिन बीज जरूर होता है। 17 नंबर, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश को अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। तैल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लौंग। नेक्स्ट, फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से पैदा होता है? तो पाइन से पैदा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइन। तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, चलिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइन पाइन। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह जस्ता की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। फूलगोभी का वीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह मॉलिब्डेनम की कमी से, यमो की कमी से होता है। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सीजन हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिसे हम यूकेलिप्टस का बोलते रहते हैं, जो गांव में लगाया जाता है ज़्यादातर। यूकेलिप्टस का पेड़। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहा जाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह बाजरा से संबंधित है, हरित बाली रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह मूंगफली से। यह दोनों बहुत पूछा जाता है। टिक्का रोग, हरित बालों वाली रोग, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, यह भी पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लेंगे। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह भी जस्ता की कमी के कारण होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे शैवाल के कारण। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर। कैटरपिलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जा सकता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा मक्का। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कार्ल वर्ग को मिला था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59। 59 देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हक्सले का कथन है। हक्सले ने कहा था। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज किया था। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यह हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो एक जीव से दूसरे के ऊर्जा अंतरण से खाद्य श्रृंखला से यही अभिप्राय है कि इसमें एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र किन के अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिक संतुलन असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन इसका राइट आंसर होगा। यह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन इसका राइट आंसर होगा फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव इसमें बोलते हैं इनको
जैव भू रासायनिक चक्र। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत इसका सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत इसका सही आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सर्वाधिक योगदान देती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे सीओ बोला जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था इसमें भोपाल गैस त्रासदी में। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? तो सीसा। सीसा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र रोग संबंधी रोग होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर में। सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक। बहुलक अधिशोषक के रूप में सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छालक। निच्छालक उन्हें कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु यंत्र का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान को इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वह हार्वे हैं, विलियम हार्वे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। डीएनए की संरचना की सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन व क्रिक ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस ने बोला था कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों द्वारा होता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी का प्रयोग मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम। एपिथेलियमी ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये वाटसन व क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण इनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो यह पिता के द्वारा किया जा सकता है। एक सामान्य मानव गुणसूत्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। एक वर्णांध्र पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध्र पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध्र होंगे। तो इनका देखिए, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर की पहचान के लिए किया जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में। यहाँ पे देखेंगे एंट अमीबा इसका राइट आंसर होगा।
चिपटे कुमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिंथीज। फीता कृमि टैप वार्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो इसका भी राइट आंसर होगा प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज इसका राइट आंसर होगा। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा निमैथेल्मिथीज। पेरिटीमिया पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ इसका वैज्ञानिक नाम है। फेरिटीमा पोस्थुमा। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा डायटम। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी। इसका राइट आंसर होगा मकड़ी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल क्या है? तो उड्डयन बलगुल चमगादड़ है। इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। तालाबों और कुएं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया तालाबों और कुएं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह टाइलिन के द्वारा होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह टाइलिन के द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।